चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए आज बातचीत करते हैं सीटेट इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट पर और आज की श्रृंखला को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी व्यापक महत्व रखते हैं। दोस्त यहाँ पे रोज़ाना हमारे द्वारा आपको सीटेट इन्वायरमेंट और वे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जिनमें के पर्यावरण में शिक्षण के भाग जुड़े हुए होते हैं, वे सभी एग्ज़ामों में यह हमारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इस श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इससे पहले कि हम प्रश्न प्रारंभ करें दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 1 के क्रम की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। हमें निगेटिव उत्तर चाहिए। ए कह रहा बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। बी कह रहा शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। सी कह रहा बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। और डी कह रहा बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 के लिए कमेंट करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम तब से एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा ऑप्शन नंबर 1 कह रहा बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका उत्तर चाहिए नहीं, मतलब निगेटिव। और प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सकारात्मक है। पूर्व आकलन के साथ तुलना करने का मतलब बच्चा किस दिशा में, किस गति में आगे की ओर बढ़ रहा है, बच्चे के व्यवहार में कितना सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जांचना, तो ये तो सकारात्मक है, ये नहीं होगा। बी कह रहा शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रख करके सूचना, मतलब बच्चे के सीखने की कितनी क्षमता है उसके अनुसार बच्चे को आगे की ओर बढ़ाना, इसका एक डेटा बनाना, तो ये भी सकारात्मक बात है और हमें निगेटिव चाहिए। सी कह रहा बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष, देखिए निगेटिव सेंटेंस यहीं पे है, केवल कुछ पक्ष नहीं, शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करता है। अतः सर्वांगीण का मतलब होता है सभी दिशाओं में, सभी क्षेत्रों में। तो हम केवल कुछ पक्ष पर ध्यान क्यों केंद्रित करें, यही निगेटिव है। सी हमारा राइट आंसर। और चौथा करा बच्चों के कार्य संबंध गुणात्मक का सीधा सा मतलब हो गया कि बच्चों के गुणों, भाव इत्यादि में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, तो यह भी सकारात्मक है। अतः प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्त कमेंट करके आप ज़रूर बताएं क्या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और क्या आपको समझ में आया। चलिए प्रश्न नंबर 2 के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की अध्यापिका, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर, मतलब जल के अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, मतलब बच्चे के जो कुछ भी इसके बारे में समझ है उसका पता किस प्रकार लगाएगी। मतलब और सरल तरीके से प्रश्न समझिए, एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, वो कक्षा 4 में शिक्षण का कार्य करने जा रही है, उसको जल के अभाव के बारे में बच्चों के को क्या पता है ये जानना है और उसके जानने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या होगा, ऑप्शन के आधार पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का शिक्षिका आयोजन करे, इससे पता चल जाएगा। बी कह रहा बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कह देगी तो पता चल जाएगा। सी कह रहा उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा आयोजन कर देगी, पता चल जाएगा। और डी कह रहा यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, इस पर चर्चा करके आगे की ओर बढ़ाया जाना। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 के लिए आप कमेंट करिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। ए कह रहा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, आप बच्चे से पोस्टर बनाने की गतिविधि को संचालित करा रहे हैं, तो पोस्टर बनाने की गतिविधि से क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण घटना नहीं घट रहा है जो बच्चे के जलाभाव के बारे में कोई नवीन ज्ञान, कोई नवीन व्यवहार को
प्रकट करे, तो ये तो हमारा महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप देखिए गतिविधि के आधार पर इस पर नहीं जाइएगा, क्योंकि पोस्टर बनाने का मतलब है लिखित कार्य कराना, वो तो प्रभावी है नहीं। और जलाभाव पास पड़ोस परिवेश का अवलोकन शब्द हमें देखना पड़ेगा। बच्चों के जल संरक्षण पर नारे लिखना, भाई पोस्टर बनाना और नारे लिखना तो ये भी तो हमारा एक किताबी या सैद्धांतिक ज्ञान के क्रम पर है। उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा, यह भी हमारा नहीं होगा। यह पता करके कि उन्होंने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, यह बच्चे के परिवेश में बच्चे के व्यवहार की घटना हम जान रहे हैं। और जब हम बच्चे के स्वयं की गतिविधियों को जोड़ करके, स्वयं की गतिविधियों को शामिल करके जब हम बच्चे को उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, तो बच्चा आपके शिक्षण अधिगम में रुचि लेगा और रुचि के आधार पर जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न करेगा। और इस रुचि जिज्ञासा के आधार पर किया गया शिक्षण सदैव प्रभावी होता। अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 3 के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक का मतलब होता है सतत मूल्यांकन। सतत का मतलब सीधे तौर पर होता है अधिगम के दौरान चलने वाला, मतलब अधिगम की क्रिया चल रही है, बीच बीच में बच्चे के व्यवहार का पता कर रहे हैं, तो यह हमारा सतत मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब चलिए, कह रहा को शामिल नहीं करता, मतलब हमें निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। ये कह रहा कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, मतलब बच्चे सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस कर रहे हैं इसका पता लगाना। बी कह रहा शिक्षण में कमियों की पहचान करना, मतलब शिक्षक जो शिक्षण का कार्य कर रहा उसमें क्या दोष है, क्या समस्याएं हैं जो बालक को और भी अधिक प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहे। और सी कह रहा शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देने में। और चौथा कह रहा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि नहीं निगेटिव चाहिए था। हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को रैंकिंग और ग्रेडिंग, नंबर देना, पास करना इत्यादि नहीं होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये शब्द हमारे निगेटिव श्रेणी में आते हैं और उपर्युक्त तीनों सकारात्मक है। जब एक शिक्षार्थी के अधिगम रिक्ति की पहचान करेगा तो उसे प्रभावी दिशा निर्देश दे सकता है, प्रभावी व्यवहार परिवर्तन की ओर आगे की ओर बढ़ा सकता है। और हम शिक्षण में कमियों की पहचान करके बेहतर शिक्षण अधिगम की ओर आगे बढ़ सकते हैं और सीखने के बढ़ाने में हम समग्र रूप से तो प्रयोग करते ही हैं। अतः प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्त, ठीक इसी प्रकार आते हैं प्रश्न नंबर 4 के क्रम पर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। सीधा सा बात समझिए, आप प्रश्न नंबर 4 के लिए कमेंट करिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रश्न कहना चाहता है कि पर्यावरण की कक्षा में एक शिक्षक जो प्रश्न बच्चों से पूछ रहा है, इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है, या वो ऐसा क्यों कर रहा है, इससे बच्चे में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा शिक्षार्थियों का ध्यान, मतलब प्रश्न पूछने से बच्चे का ध्यान शिक्षक की ओर आकर्षित होगा। बी कह रहा शिक्षार्थी में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। सी कह रहा प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। डी कह रहा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों है? एक देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्नोत्तर विधि, पर्यावरण शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि क्या है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि वह विधि होती है जिसमें शिक्षक बच्चों या शिक्षण का कार्य करते समय बच्चों से उसके वातावरण परिवेश से जोड़ करके प्रश्न पूछता है। और जब बालक के परिवेश से जोड़ करके प्रश्न पूछता है तो बालक अपने परिवेश में रखता है पूर्व ज्ञान, और पूर्व ज्ञान रखने के कारण बच्चा प्रश्न में प्रदर्शित करता है अपनी रुचि। और जब प्रश्न बच्चे की रुचि के आधार पर होता है तो बच्चा उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है। अतः शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए
तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 के क्रम पर आते हैं और देखिएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। देखिए हम हर दिन ये शामिल कर रहे हैं सीखने के संकेतक। दोस्त आप जरूर नोट्स बनाइए और मैं आपसे रोज़ आग्रह करता हूं कि आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने में क्या कठिनाई क्या समस्याएं आ रही है आप कमेंट करिए। आपको जो कठिनाई जो समस्या आएगी हम अगले दिन वीडियो बनाते इसमें उस पर चर्चा कर लेंगे। आप कैसे बेहतर करें इसके लिए हम हर संभव आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब आप तैयार होंगे तब तो, जब हमें पता चलेगा कि आप क्या किस तरीके से सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं तब तो आप जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। सहयोग, स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय समानता के प्रति चिंता। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 4 करा न्याय समानता के प्रति चिंता। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये सही है और हमें नहीं मतलब निगेटिव चाहिए। तो न्याय समानता के प्रति चिंता क्या है, बालक जिस परिवेश में रह रहा है उस परिवेश के सभी जीवों के प्रति समान भाव रखे, किसी के साथ गलत न होने दे, न स्वयं करे न इस चीज़ को, ये न्याय समानता हो गया। प्रश्न पूछना, जब बच्चे की रुचि जिज्ञासा के आधार पर शिक्षण का कार्य होगा तो बच्चे उसमें समझ बूझ स्थापित करेंगे तो प्रश्न तो पूछेंगे ही। और एक हरा सहयोग, ध्यान दीजिएगा कि बच्चा जिस परिवेश में जिस समाज में रह रहा उस समाज में उसे समायोजन करने के लिए सहयोगात्मक कौशल को तो सीखना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5 का सही आंसर है बी, स्मरण रखना, क्योंकि हमें निगेटिव चाहिए था। स्मरण करने का सीधा सा मतलब होता है क्या करना, रटना। मतलब स्मरण करना मतलब सीधे सीधे हमें ये रटने से, तो रटना एक निगेटिव सेंटेंस होता है शिक्षण के अंतर्गत, अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 6 के क्रम की ओर आते हैं और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षार्थियों के एक विशेष विषय की सूचना का पता चलता है। बी करा बच्चे के ज्ञान सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। सी करा बच्चे के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है। और डी करा बच्चों के आंतरिक विचारों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 6 के लिए आप कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए क्विज और प्रतियोगिता, देखिए इसमें चारों ऑप्शन लगभग सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्विज और प्रतियोगिता को बल देने वाला क्विज आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। कैसे है ध्यान दीजिएगा, जैसे क्विज या प्रतियोगिता करना है और आप कक्षा में बैठे हैं, शिक्षक ने कहा कि आपकी कक्षा में 2 रो में विद्यार्थी बैठे हैं। शिक्षक पहुंचा और बोला एक रो एक ग्रुप हो गया, दूसरा रो दूसरा ग्रुप हो गया। इस रो के विद्यार्थी इस रो से प्रश्न पूछेंगे और आप इस रो के विद्यार्थी आपस में मिल करके उत्तर बता सकते हैं, और फिर जब ये पूछेंगे तो आप लोग, तो अब यहाँ पे क्या देखिए क्या होगा, इससे ज्ञान तो विकसित होगा, सब आपस में मिल करके सहयोग करेंगे, और यही इस प्रकार का सहयोग और इस प्रकार के मिलजुल करके व्यवहार करना प्रजातांत्रिक गुण को प्रदर्शित करता है। अतः क्विज प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों के ज्ञान सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। चलिए और आते हैं प्रश्न नंबर 7 के क्रम की ओर, और प्रश्न नंबर 7 सीधे तौर पे कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने के लिए क्या उत्पन्न करना है, जिज्ञासा। अभी ऑप्शन नंबर ए कह रहा निरीक्षण, बी कह रहा प्रश्नोत्तर, सी कह रहा साक्षात्कार, डी कह रहा दत्तकार। इसके लिए कमेंट करिए क्योंकि मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं आज ही के वीडियो में। कमेंट करिएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
देखिए, प्रश्नोत्तर का मतलब होता है बालक के वातावरण पर्यावरण से जोड़ करके क्या करना, प्रश्न को प्रस्तुत करना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपकी विषय वस्तु में प्रदर्शित करेंगे क्या, रुचि। और जब बच्चे रुचि प्रदर्शित करेंगे तो अब जाहिर सी बात है आपको करना क्या है, बच्चे के जोड़ करके प्रदर्शित करना कहाँ से, पूर्व ज्ञान से। और जब पूर्व ज्ञान में रखे तो रुचि, और जब रुचि जिस चीज़ में उत्पन्न हो गई उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। अतः राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 8 के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, एक मिनट, ये बताइए क्या मेरा प्रयास क्या आपके एक लाइक के बराबर नहीं है? इतने लोग लाइव हैं और लाइक नहीं किए, क्या बात। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूल्यांकन मापन से पहले होता है परंतु मापन मूल्यांकन के बाद होता है। बी कह रहा मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है जबकि मापन अंक आधारित होता है। सी कह रहा मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है जबकि मापन का क्षेत्र सीमित है। डी कह रहा मूल्यांकन में मूल्य का महत्व होता है जबकि मापन में अंक का महत्व होता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 के लिए आप कमेंट करिएगा, हम तब से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मापन मूल्यांकन से पहले होता है और मापन में वस्तुओं, अधिगम की उपलब्धियों, घटनाओं को अंक प्रदान किया जाता है और उसी अंकों के आधार पर मूल्यांकन में वस्तुओं के मूल्य का यहाँ पर क्या किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले मापन होता है उसके बाद मूल्यांकन होता है। मापन में सिर्फ अंक प्रदान किया जाता है, अतः मापन हमारा सीमित होता है और मूल्यांकन व्यापक होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कह रहा मूल्यांकन मापन से पहले गलत है। पहले क्या होता है, मापन, उसके पश्चात क्या होगा, मूल्यांकन। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरे को ध्यान दीजिए, मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है जबकि मापन अंक आधारित। तो ध्यान दीजिएगा, मापन का सीधा सा तात्पर्य है किससे, अंक से। मूल्यांकन क्या है भाई, अगर बच्चे को सही वातावरण अगर मिला तो बच्चा तेज सीखेगा, और अगर गड़बड़ वातावरण मिला तो धीरे होगा। तो मूल्यांकन स्थिति आधारित हो जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें गुणों, व्यवहारों, दोषों सब का वर्णन होता है, और मापन का सीमित है, हम अंक केवल दे दिए, व्याख्या इसमें नहीं होती है। और डी कह रहा है कि मूल्यांकन में मूल्य का महत्व होता है जबकि मापन में अंक का महत्व होता है। तो ये भी सही है, मतलब इसमें मूल्यों का, गुणों इत्यादि का वर्णन होता है और इसमें सिर्फ अंक होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 के क्रम पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 का पोर्टफोलियो में शामिल होता है बालक का स्व आकलन सीट, बी अभिभावक का आकलन सीट, सहपाठी का आकलन सीट, उपर्युक्त सभी पोर्टफोलियो में शामिल। आप प्रश्न नंबर 9 के लिए कमेंट करिएगा, तब से हम एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो बच्चे का एक क्रमिक विवरण होता है जो शिक्षक के द्वारा रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इसमें शिक्षक का स्व आकलन, विद्यार्थी का स्व आकलन, सहपाठी का स्व आकलन, बालक का स्वयं का स्व आकलन, अभिभावकों का स्व आकलन, मतलब सभी प्रकार के आकलन, वो किसी भी स्तर पर किया गया हो, ये एक जो डेटा रिकॉर्ड होता है वही पोर्टफोलियो कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब जैसे देखिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नए हो, पहली बार पढ़ रहे हो। देखिए, आप बच्चे को किसी सीबीएसई स्कूल में लेकर के गए एडमिशन कराने के लिए। सीबीएसई स्कूल में जब आप एडमिशन कराने के लिए लेकर के जाते हैं, तो जब बच्चे का एडमिशन होता है तो बच्चे के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारियाँ पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि बच्चा किस परिवेश में रहता है, बच्चे के मित्र कौन से हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनके क्या व्यवहार, क्या गुण हैं, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, और परिवार में लोग कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या ये जो रिकॉर्ड डेटा विद्यालय में तैयार होता है, यही पोर्टफोलियो कहलाता है।
मुझे उम्मीद है आप बेहतर समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10 के क्रम की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से बालकों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानचित्रांकन का मतलब होता है मानचित्र। ये सीटेट मानचित्रांकन शब्द का जहाँ प्रयोग किया है वो मानचित्र शब्द होता है। एक कह रहा साफ सुथरा रेखांकन, मतलब कह रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्र सिखाने के लिए बालकों में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा रेखांकन करने में, गणना और अनुमान करने में, माप के अनुसार चित्रण करने में, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी में। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर रोज की भांति आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके आप उत्तर को बताएंगे। और आप जो है कि इसका कमेंट वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फीडबैक भी देंगे, ज़रूर फीडबैक देंगे, आप ज़रूर फीडबैक देंगे कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा है, कैसे आप नोट्स बना रहे हैं और प्रश्न नंबर 10 का उत्तर क्या है। ये एकदम मेरा फोर्सली रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। कल के प्रश्न की हम चर्चा कर ले रहे हैं आपसे। कल का प्रश्न नंबर 10 था कि प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर। ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो बच्चे का ज्ञान चेक करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे के विचार को जानना, उसके भाव को जानना होना चाहिए। अतः कल के प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। और आज के प्रश्न के लिए आप कमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे सभी कोर्सेज में 25% ऑफ चल रहा है। आप ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड बनाइए। अब जहां जब कोर्स परचेज करने जा रहा हूं तो अप्लाई कूपन कोड में C2020 डालिए और आसानी से आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के विभिन्न प्रकार के कोर्स जैसे UPPCS, MP, TT, आपका CTET, उसके अलावा आप सुपर टेट, ढेर सारे जो रीट हो गया, UGC फर्स्ट पेपर हो गया, आप आसानी से घर बैठे परचेज कर सकते हैं। और घर पर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सुरक्षित तौर पर निश्चित तैयारी करते रहें। और रजत को मोटिवेट करने के लिए उनका चैनल रजत फॉर यू आप सब्सक्राइब करें, वीडियो एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।